Hello students, let's start with the laws of motion part 1. I'm going to discuss previous year NEET questions and discussion. Previous year questions are very important for every entrance examination, whether it is NEET or IIT or JEE Mains, okay? Because after solving this previous year question or after discussion of this previous year question, you can align your studies revision with the real questions, right? Okay, so let's start. So this is the first question. Question is two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless and inextensible string. आप देख सकते हो 3m and m string से connected है. Okay, the whole system is suspended by massless spring as shown in the figure. देखो ऊपर में spring है. Magnitude and acceleration of A and B immediately आफ्टर स्ट्रिंग इज कट. आपको स्ट्रिंग को यहाँ पे कट करना है, उसके बाद आपको बी और ए का एक्सेलेरेशन बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग. ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ए स्पैनिंग. ओके, इसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से. राइट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ स्पैनिंग. अब इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है. ओके, खासकर स्प्रिंग का आप ऐसे समझो कि सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं. तो टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज इमीडिएटली. ओके, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, जब मैं सॉल्व करूंगा आपको समझा भी दूंगा. ठीक है, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स does not change immediately if on both ends of spring masses are present. अब masses का मतलब समझो, या तो ब्लॉक हो सकता है ना, ब्लॉक जिसका मास है मेरा मान लो, या हो सकता है कोई ऐसे कनेक्शन हो, ऐसा हो, है ना, आपको वॉल हो, राइट, वॉल हो, रूफ हो, एक्सेट्रा. इसका तो आप इनफाइनाइट मास बोलते हो, यानी ये भी एक मास ही हो गया, राइट. इफ दोनों एंड पे आपको मासेस कनेक्टेड हो तो स्प्रिंग अपने फोर्स को तुरंत चेंज नहीं करता है. ओके, और टेंशन कभी भी रह गया तो वो चेंज कर सकता है. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज यू मस्ट नो. ओके, और मान लो स्प्रिंग में एक एंड पे एक मासलेस चीज़ें हों लगी हुई, तो वो अपना स्प्रिंग चेंज कर सकता है. ओके, तो दैट इज़ ओके. चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब क्वेश्चन क्या है, देखो, स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ए है जिसका मास 3m है, ये ए है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसका मास बी है, जिसका मास m है. अब आप जानते हो इस पे mg फोर्स लग रहा होगा, इसकी एक्सीलरेशन क्या है, 0 है. इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, mg होगा भी, राइट, इस समय. अब ये 3m पे देखो, 3m पे अभी 3mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ये टेंशन नीचे लग रहा होगा, तो 4mg फोर्स नीचे लग रहा है. इसका मतलब इस स्प्रिंग का फोर्स कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स ये 4mg लग रहा होगा. क्यों? क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो इस कंडीशन में स्प्रिंग में कितनी फोर्स है, 4mg है. अब आपने क्या कट किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कट कर दिया है स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ से कट कर दिया. तो क्या सिचुएशन बनती है उसको देख लेते हैं. हमारी सिचुएशन इमीडिएटली, याद रखना ये सब इमीडिएटली बात हो रही है. ये मास 3m है और स्ट्रिंग कट गया और ये मास m हो गया. अब सोचिए इस मास m पे सिर्फ mg फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग तो कट चुका है बेचारा, है ना स्ट्रिंग आप बेचारे इस m पे फोर्स लगा पाएगा ना 3m पे लगा पाएगा. इस पे नेट फोर्स अब m पे कितनी होगी, mg लग रही है नीचे की तरफ. इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जो भी फोर्स लग रही है अपॉन मास, तो इसकी एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड हो गई, राइट, g डाउनवर्ड. ओके, अब चलते हैं 3m पे स्प्रिंग का फोर्स याद रखना. ये स्प्रिंग के एक नीचे में एक ब्लॉक है, ऊपर में सपोर्ट है. इसका मतलब इस स्प्रिंग का जो टेंशन है या स्प्रिंग का जो फोर्स है इमीडिएटली चेंज नहीं होगा. अच्छा, अभी स्प्रिंग कैसा था, आप जानते हो स्प्रिंग इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, इसलिए स्टैटिक था, मतलब एक्सीलरेशन 0 था. इसका मतलब स्ट्रिंग कैसा था, स्ट्रेच्ड था, है ना, ये इलोंगेटेड था, है ना, स्ट्रेच था या इलोंगेटेड था स्प्रिंग. ओके, और इसमें स्प्रिंग फोर्स कितनी थी, 4mg थी.
तो इमीडिएटली ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होने वाला है, यानी इस 3m पे ऊपर की तरफ अभी भी 4mg फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का। ओके, और कौन फोर्स लगेगा 3m पे? ग्रेविटी है ना, 3mg फोर्स नीचे लग रहा है, यानी 4mg फोर्स ऊपर लग रहा है, 3mg फोर्स नीचे लग रहा है। स्प्रिंग तो कट चुका है बेचारा, तो इस पर नेट फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रही है इस 3m पे, और वो होगी 4mg माइनस 3mg विच इज़ mg, राइट। तो इसकी एक्सलेशन क्या हो जाती है? फोर्स अपॉन मास करते g अपवर्ड, सॉरी फोर्स हो गया, एक्सलेशन क्या लिखते हैं? सॉरी यहाँ पे चेंज करते हैं। तो इसकी एक्सलेशन क्या हो जाती है? फोर्स अपॉन मास। मास कितनी है इसकी? 3m है ना भाई, है ना, तो mg अपॉन 3m हो जाता, तो इसकी एक्सलेशन हो जाती g/3 अपवर्ड। ओके, तो ये मेरा एक आंसर है और ये मेरा दूसरा आंसर। अच्छा, ये जो आंसर है, ये जो एक्सलेशन मैंने निकाला, किसका निकाला? ब्लॉक बी का, और ये किसका निकाला? ए का, राइट। अब यहाँ देखते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए पहले लिखा, तो ए कितना है? g/3 अपवर्ड, तो g/3 अपवर्ड मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ये तो अपवर्ड लिखा भी नहीं है। ओके, एंड बी का एक्सलेशन क्या दिख रहा है? g डाउनवर्ड, तो ये g हो गया। तो मेरा आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख भी सकते हैं, इस पर एनफ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट करा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। What is my second question? Let's change the color of ink. Question is, one end of a string of length L is connected to a particle of mass m and other end is connected to the small peg on smooth horizontal table. Okay, तो मान लो ये जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक मास लगा हुआ है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है। ओके, स्ट्रिंग में, और ये जो टेबल है ये कैसा है? स्मूथ लिखा हुआ है, इन्होंने कहा दिया है कि स्मूथ है। ठीक है, द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ v, ये v स्पीड से ये पार्टिकल मूव कर रही है सर्कल पे, ओके, तो इसकी जो लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ, वही उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, l हो गई। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें सेंटर की तरफ ही एक फोर्स लगेगा, विच ओके, सेंटर की तरफ ही फोर्स लगेगा। अब सोचो इस पार्टिकल पे पहले सोचो कौन कौन से फोर्स है। इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो, दे हैव आस्क्ड यू नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। आपको फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ निकालना है। तो मैं पार्टिकल को ऐसे बना लेता हूँ, ये पार्टिकल। अब देखो इस पर एक mg फोर्स, आप FBT बनाओ तो mg फोर्स नीचे, और ये टेबल जो होता है नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाता, और ये स्ट्रिंग जो थी, ये स्ट्रिंग इस पर फोर्स, टेंशन फोर्स सीधा लगाती, राइट। अब आप जानते हो इफ़ ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी एक्सलेशन तो जीरो हो जाएगी, है ना। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में n इज इक्वल टू mg, बहुत सिंपल सी बात है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स t है, और t किधर है? इस डायग्राम में देखो t किधर, टुवर्ड सेंटर है ना t। तो आप क्या लिखते हैं? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, राइट। इजंट दिस t इज द नेट फोर्स, है ना। पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या बचा? t हुआ। n और mg तो आपस में कैंसिल ही कर दिया ना, और टेंशन बचा, और स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स है नहीं। तो आपको एफ नेट पूछा जाता, तो क्या लिखते आप? t लिखते, है ना। यही आंसर होता हमारा। और पूरा क्वेश्चन लिखना तो होता मैं क्या लिखता? t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/l, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/रेडियस होता है। तो ये इक्वेशन हो जाता, बट नेट फोर्स क्या होता है? t होता। फोर्स इज इक्वल टू, आप लिखते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखा जा रहा है। फोर्स टेंशन है, मास ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, राइट। सो विच इज द आंसर? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ए इज माय आंसर। ओके, चलो भाई, सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर आ गया मुझे ए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? अ रोप इज वुंड अराउंड द हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर? ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली हम लोग इसको मोटा मोटा हम लोग क्लास में तो रोटेशन में ही पढ़ाते हैं। ओके, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया था बुक से, तो वो उनका जो सीक्वेंस है मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन? ओके, अब मान लो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नीट का प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो मतलब आपको यहाँ तक आप इफ टेस्ट देने वाले हो, 2013 का एग्ज़ाम देने वाले, तो ये तो आता होगा, 2021 का, सॉरी। अब देखो इस पे स्ट्रिंग से 30 न्यूटन का इन्होंने फोर्स लगाया है,
राइट, इस पर फोर्स लगाया है। और इस सिलेंडर की जो मास है, हॉलो सिलेंडर याद रखना, ये क्या लिखा है, हॉलो सिलेंडर है, इसकी मास आपको 3 kg दी हुई है और इसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया। अब क्या आप जानते हो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, राइट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आप आई निकाल लोगे और टॉर्क निकाल लोगे, अपने आप अल्फा आ जाएगा, राइट। तो वही हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ प्रोसेस। तो आपको क्या करना होता है, फोर्स की लाइन को आप एक्सटेंड कर दो, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास से उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो उस फोर्स की लाइन पे और इसे लिख दो आर परपेंडिकुलर। इस केस में आर परपेंडिकुलर ही रेडियस है, राइट, तो 40 सेंटीमीटर हो जाता। मीटर में लिखते तो 0.4 मीटर हो जाता। तो टॉर्क जो होता है इस केस में आप लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। हमेशा ऐसे करें, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, जहाँ से पता करना उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो टॉर्क क्या हो गया हमारा, आर इंटू एफ। तो मैं लिख देता हूँ आर परपेंडिकुलर हो गई मेरी 4/10 0.4 मीटर और एफ की वैल्यू हुई थी 30 मीटर। ये हो गया 12 न्यूटन मीटर, है ना। अब आप जानते हो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई मुझे सेंटर मास के पास इस एक्सिस, सेंटर मास जो इससे परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पता करना आपको। तो इफ़ आपको याद हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई अबाउट दैट। मान लो ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है और मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, राइट। इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो रिंग की होती है, mr², राइट, mr² होता है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू मैं निकालूँ, एम की वैल्यू कितनी थी भाई, 3 kg थी। आर क्या था, 0.4 था, तो मैं लिख देता 0.4 का स्क्वायर, राइट। आप कर लेते ये 1648/100, राइट, 100 आई की वैल्यू ऐसा यूनिट में लिख देंगे kg मीटर स्क्वायर। इतना करने की जरूरत नहीं था, फटाफट हो जाता। तो अल्फा क्या हो जाता, टॉर्क बाय आई। टॉर्क हो गया मेरा 12 और आई होगी 48/100। 100 ऊपर चला गया, ये होगी 25 और अब सब ऐसा ही में है। तो अल्फा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता। दिस इज 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, मुझे तो ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं ऑप्शन सी लिख दिया। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसको रोटेशन पढ़ते हैं। यहाँ सिक्वेंस में आ रहा है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, जो भी आएगा मैं करता चला जाऊँगा। चलिए हम लोग कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into length of ratio this much 1:2:3. They are connected in series and new force constant is K dash. Okay, तीनों का जब सीरीज में जोड़ते हैं तो फोर्स कांस्टेंट K dash होता है। If they are connected in parallel, their force constant become K double dash. Then आपको इसका रेशियो निकालना है, K dash upon K double dash, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, उसको देखते हैं। इसको समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो मान लो ये मेरा स्प्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ओके। लेट इसकी लेंथ L है, ओके, नेचुरल लेंथ L है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब मैंने क्या किया, इसे बीच से कट कर दिया, कहीं से भी कट कर दिया। मान लो यहाँ से कट कर दिया, ये लेंथ हो गई L1 और ये लेंथ हो गई L2, लेट ऐसा है। तो कट कर दिया तो कितने स्प्रिंग बन जाएंगे मेरे, एक ये L1 लेंथ का बन गया और एक L2 लेंथ बन गया, राइट। तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज K1 है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनल स्प्रिंग का K था इंटू L, ओरिजिनल स्प्रिंग का K इंटू उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो इज इक्वल टू हर एक पार्ट का K1 और उसकी लेंथ और K2 इंटू L2, है ना। वैसे ही K3 इंटू, अब 3 पार्ट रहता तो K3 इंटू L3 लिख देता है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में किया हुआ। यहाँ तक क्लियर आपको। अब इन्होंने क्या कहा कि L1 is to L2 is to L3 is 1:2:3। तो आप L1 को मान लो x लिख लिया, L2 को आप क्या लिखोगे 2x, तो L3 को लिख सकते हो 3x और टोटल लेंथ क्या हो जाएगी x + 2x + 3x विच इज़ 6x, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, K मान लो ओरिजिनल K था, उसकी लेंथ कितनी होती है 6x होती है, राइट, इज इक्वल टू K1 और उसकी लेंथ कितनी है भाई x है, K2 उसकी लेंथ कितनी है 2x है, K3 उसकी लेंथ कितनी है 3x है, ये सही है, राइट।
तो आप K1 की वैल्यू निकल जाता है, K1 हो जाता 6K, K2 हो जाता मेरा 3K एंड K3 हो जाता 2K, है ना। एक्स एक्स कैंसिल करके आ जाएगा, ये थिंग। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब तीनों को आपको कहा कि पहले सीरीज में लगाओ, तो एक स्प्रिंग था, फिर सीरीज मतलब दूसरा स्प्रिंग हो गया, तीसरा स्प्रिंग हो गया। अब तीनों स्प्रिंग को सीरीज में लगाओगे तो ऑब्वियसली वो पहला वाला स्प्रिंग बन जाएगा, एक्चुअल वाला स्प्रिंग बन जाएगा। ये K1 है, ये K2 है, K3 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्ट आपको कैसा हो जाता कि आप K1 प्लस K2 प्लस K3 कर देते, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, सॉरी इन तीनों को ऐड करते, K सीरीज को K डैश बोला है इन्होंने, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप K लिख देते हैं। अच्छा, यानी सीरीज में कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये आना चाहिए। सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/K1 प्लस 1/K2 इज टू 1/K3, ऐसा होता है फॉर्मूला। आप इसको कर भी सकते थे, 1/K1 मतलब क्या लिखते हैं, 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K, है ना। 6K एलसीएम ले लेते तो ये 1:1 प्लस 2:3/6K, देखो 1/K हो जाता, तो 1/K डैश इज 1/K, तो K डैश इज K। ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो पहले से पता चल जाता K डैश वुड बी K, है ना। अब आया इन्होंने कहा कि पैरेलल में जोड़ दें तो क्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ पैरेलल वाले पार्ट में। तो स्प्रिंग के दो कॉन्सेप्ट को इन्होंने, तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया है इस क्वेश्चन में। अब सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो इतना समझा रहा हूँ, इतना लंबा जा रहा है, अदरवाइज आप तुरंत ही कर सकते हो इसको। अभी देखो यहाँ पे पैरेलल में K पैरेलल जो होता है तीनों का, तो आप डायरेक्ट ऐड कर लेते K1 प्लस K2 प्लस K3, ये K डबल डैश इन्होंने बोला। अब ऐड कर लो, कितनी होती है 6K प्लस 3K प्लस 2K, तो 11K हो गया। ऑब्वियसली K डैश इज टू K डबल डैश क्या हो जाता, K डैश K था और ये 11K था, तो 1:11 हो जाता। सिंपल, ये आंसर। यहाँ समझ में आया कटिंग का फॉर्मूला, ये वाला आपको याद रखना है, K ओरिजिनल K इंटू ओरिजिनल नेचुरल लेंथ, और जो जो पार्ट है उसका K1 इंटू उसका लेंथ, K2 लेंथ, K3 लेंथ, ओके। इससे आपको इंडिविजुअल का, मान लो स्प्रिंग का K पता हो तो आप सबका K निकाल सकते हो। सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज में ये फॉर्मूला लगा लोगे, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला लगा लोगे, राइट। ये जस्ट उल्टा है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, राइट, जस्ट उल्टा है, ओके। और सीरीज में ज़रूरत भी नहीं थी, इसको 3 पार्ट में कट करके इसको फिर से जोड़ोगे मान लो स्प्रिंग को, तो वो ओरिजिनल स्प्रिंग ही आ जाता, उसका तो ऑलरेडी पता है K हो, राइट। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व ही नहीं करता पड़ता, ये वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ, ओके। आई होप समझा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन भाई, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center। ओके, फिर से ये रोटेशन का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। देखो इन्होंने क्या कहा कि एक भाई डिस्क है हमारा, बना लिया डिस्क, ठीक है। इसकी रेडियस लिख दी उन्होंने 50 सेंटीमीटर एंड फ्री टू टर्न है, मतलब फ्री है, ओके। अबाउट विच एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, जो कि सेंटर से पास हो रहा है और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे बनाओ, ऐसे डिस्क है तो ऐसे समझो, ये सेंटर से पास होने वाला इस एक्सिस की बात कर रहा है, ओके, समझा। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, इसको टॉर्क एक लगा दिया इन्होंने, मान लो कोई किसी भी डायरेक्शन, मान लो क्लॉकवाइज आपने टॉर्क लगा दिया, विच प्रोड्यूसेस अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलेशन ऑफ दिस, और इसके कारण जो अल्फा आ रही है वो कॉन्स्टेंट है, और अल्फा की वैल्यू लिख दी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो बढ़िया। इट नेट्स एक्सेलेरेशन एट एंड, मतलब इसके किसी भी एंड वाले पॉइंट का इसका नेट एक्सेलेरेशन पता करना आपको, ए नेट ऑफ एंड पार्टिकल, इसका कब पता करना है, एट 2 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्क में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो किस पॉइंट का निकालना है, पेरीफेरी पे, ऐसे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस पॉइंट का आपको ए नेट निकालना है, तो बस समझ गए, निकाल लेंगे हम लोग, इसमें क्या है, ओके। चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। तो कैसे निकालें सॉल्यूशन, अब ध्यान से देखो, हमें अल्फा पता है, राइट। अब देखो इफ ये रोटेट हो रहा होगा तो ये जो पार्टिकल होगी ये सर्कुलर मोशन में जा रही होगी, राइट। ये पार्टिकल किस में जा रही होगी, सर्कुलर मोशन में जा रही होगी, और सर्कुलर मोशन में जब जा रही होगी तो इसके पास 2 एक्सलेशन होगा, एक होगा टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल, और एक होगा टेंजेंशियल, ऐसा ए टेंजेंशियल, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो मेरा होगा ए नेट, और बेसिकली हम लोगों को इसी ए नेट की मैग्नीट्यूड निकालनी है।
तो पहले टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात करते हैं। टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होता है अल्फा इंटू रेडियस होता है। अल्फा भाई 2 है और रेडियस जो है 1/2 50 सेंटीमीटर है, इसको मैं 1/2 मीटर लिख सकता हूँ, राइट। ये 1/2 हो गया, तो ये हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सलेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो होती है या तो v स्क्वायर बार लिखो या ओमेगा स्क्वायर आर लिखो। सपोज ओमेगा स्क्वायर आर लिखा, यहाँ देखो इनिशियली रेस्ट में था तो ओमेगा इनिशियल डिस्क का 0 था और अल्फा आपको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था, है ना। और ये कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो नहीं रहा है। t इजिकल टू 2 सेकेंड में ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा फाइनल आप जानते होंगे क्या होता है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल 0 अल्फा 2 और टाइम 2, ये होगी 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ओमेगा मिल गया 4 रेडियन पर सेकेंड और रेडियस कितनी है भाई 1, ये होगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ए नेट और ए सी में कितनी एंगल बनी 90, तो सॉरी ए टी और ए सी में 90 डिग्री बने। तो इसका आप इन दोनों का वेक्टर सम ही ए नेट होगा, तो आप इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते थे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाता 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 65 अप्रॉक्सीमेटली 80 हो गया ना, ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो गया ए नेट, राइट। तो हम लोग 8 जो भी है उसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये है। आई होप समझ में आया आपको। ये प्योर रोटेशन इफ डिस्क कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे उसके 2 एक्सलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक एसी हो सकता है, एक एटी हो सकता है, राइट। और दोनों का वेक्टर समझोगा वो ए नेट होगा। एटी हमेशा अल्फा इंटू आर होती, जो भी उस डिस्क या बॉडी का अल्फा है इंटू उस पॉइंट का जो रेडियस आएगा, राइट। और एसी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलो सिंपल है, रोटेशन में ये आता है, लॉज ऑफ मोशन में तो कम चांस ये इसका है, ओके। चलिए क्या है 6th क्वेश्चन, इनका कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस आर, ओके, एंड रोड इज बैंग्ड ऑल्सो, ओके। हाँ, बैंक रोड वाले क्वेश्चन आगे। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड कार इज म्यू एस दिया हुआ है आपको, थीटा आर म्यू एस दिया। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ दिस रोड, मतलब आप कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से ले जाओ ताकि स्लाइडिंग ना हो, बस ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का ऑब्जर्व करो आप, तो ये रूट जी आर है। अच्छा, म्यू क्या होता है, नंबर होता है, tan थीटा भी नंबर। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये यूनिटलेस है, ठीक है, सब ब्रैकेट में यूनिटलेस है। तो यानी ये जी बाय आर और जी आर पे, इन सब पे गौर करो, ध्यान से देखो। पहले जी आर पे गौर करते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। जी की यूनिट आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते थे और आर मीन्स मीटर, योर रूट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब रूट जी आर जो है यानी वेलोसिटी है। इफ रूट जी आर वेलोसिटी ऑब्वियसली जी बाय आर नहीं होगा, जी बाय आर स्क्वायर नहीं होगा, जी आर स्क्वायर भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन को देख के ही हम लोगों ने थोड़ा यूनिट डायमेंशन लगाया तो मुझे पता चल गया इस क्वेश्चन में आंसर ये 100% श्योर है, ठीक है। समझ में आया, कभी कभी यूनिट डायमेंशन इतना काम आता है क्योंकि ये चारों जो ऑप्शन था वो डायमेंशन वाइज अलग अलग था, इसलिए मैंने देख के पता कर लिया, ओके। अब सॉल्व भी कर लेते हैं भाई। अब रियल सॉल्यूशन, अब एग्जामिनेशन में आप रहते तो इतना करके आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इनक्लाइन प्लेन पे ऐसा टर्न पे, ये थीटा का उसकी बैंकिंग है और यहाँ पे सपोज वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, राइट। यहाँ पे पार्टिकल हो गए, पार्टिकल पे जानते हो mg फोर्स नीचे की तरफ लगता, mg फोर्स नीचे लगता, राइट। और क्या क्या लगता, मैं पार्टिकल के ही फ्रेम में जाता तो mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगता, है ना। mg नीचे की तरफ, mv स्क्वायर बाय आर राइट की तरफ, ओके। अब पहले इन लोगों का कंपोनेंट निकाल के मैं देख लेता हूँ, फिर आपको फ्रिक्शन सबसे लास्ट में लगाते हैं हम लोग, है ना। प्रोसेस में समझा देता हूँ। अब आप जानते होंगे कि mg का जो ये कंपोनेंट होगा ये होगी mg साइन थीटा, मैं लिख देता हूँ mg साइन थीटा। mg का ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये होती है mg cos थीटा, बचपन से करते आ रहे हो cos थीटा। ये थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाती है। mv स्क्वायर की ये वाली जो कंपोनेंट होती ये हो जाती mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा, और उसकी ये वाली जो कंपोनेंट होती है mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है ऐसा, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। अच्छा, आप जानते हो परपेंडिकुलर टू प्लेन कोई भी एक्सलेशन नहीं हो रहा होगा, है ना। परपेंडिकुलर टू प्लेन देयर इज नो एक्सलेशन, तो कैन आई राइट नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ओके।
यहीं से मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाता है म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ओके, ये होगी मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। आप जानते हो वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो ये राइट वाला जो ऊपर वाला अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है वो फोर्स बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगेगा, और भी वेलोसिटी बढ़ाते जो फ्रिक्शन बढ़ते एक समय आएगा ना जब फ्रिक्शन पीछे में एफ एल हो जाएगा, और उसी समय आपका वो जब फ्रिक्शन पीछे की तरफ एफ एल हो जाएगा तो ये जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी। ओके, क्लियर है। और जब मिनिमम होगी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप एफ एल ऊपर लगा लोगे, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस हुआ होता है, राइट। चलिए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एल। मैं एफ एल डायरेक्ट लिख दूँ, वो ऊपर लिखा है म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ओके, देखो एम वी स्क्वायर बाय आर वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। ओके, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो एम वी स्क्वायर बाय आर को एक साथ कर लेता है, एम वी स्क्वायर ये कॉस थीटा थी, वहाँ से माइनस म्यू एस साइन थीटा हो जाती, और यहाँ एम जी वाले में सिर्फ एम जी कॉमन ले लो तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा हो गई। अब बस एम से एम कैंसिल कर लो, यहीं से वी मैक्स की वैल्यू दिख रही है, आर जी देखो ऊपर चला जाता और ये हो जाती साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और सबका रूट ये हो गया। अब हमारा जो आंसर है साइन थीटा कॉस थीटा में है नहीं, टाइन थीटा में, तो क्या करो ऊपर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। इफ़ आप डिवाइड करते हो तो क्या होता, तो ये वाला आंसर आपको दिखते। साइन में देखो आप, साइन में कॉस थीटा डिवाइड करते, ये टेन थीटा प्लस म्यू एस हो जाता, टेन थीटा प्लस म्यू एस, देखो पहला ऑप्शन टेन थीटा प्लस म्यू एस है। नीचे में देखो कॉस थीटा से डिवाइड करते, ये वन हो जाता माइनस म्यू एस टेन थीटा हो जाता, तो वन माइनस म्यू एस टेन थीटा हो जाता, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है ना। आई होप आपको समझ में आया डिस्कशन। इफ़ मैक्सिमम स्पीड चाहिए आपको तो आप एफ एल नीचे लगाओ, और मिनिमम स्पीड चाहिए तो आप एफ एल ऊपर लगाओ। ओके, तो उस केस में आप एफ एल प्लस एम वी स्क्वायर आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिखते, उससे आपको वी मिनिमम की वैल्यू आ जाती है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नीट वाले तो जानबूझ के आपको ऐसा ऑप्शन ही दे दिया है कि आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 7? बेसिकली ये आप या तो सर्कुलर मोशन में करते हो या आप काइनेमेटिक्स में भी करते हो। मैंने काइनेमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो कर लेते हैं, क्या बात, यहाँ आ गया तो कर लेते हैं। पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, बोल्ड से लिखा है तो मैं एरो लगा देता हूँ। एक्स कैप लिखा मीन्स यूनिट वेक्टर, आप आई कैप भी लिख दोगे चलेगा। आर वेक्टर इज कॉस ओमेगा टी, आई कैप में लिख लेता हूँ, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसा लिखा हुआ है। आप जानते हो पोजीशन का मतलब ये एक्स कंपोनेंट हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है। ये जब भी आपको इक्वेशन दिखे किसी पार्टिकल का तो आप कहोगे ये सर्कल है और इसकी सेंटर जो है 0,0 पे है, और इसकी रेडियस जो भी इधर आए वो होती रेडियस 1 का स्क्वायर, आप इसकी कहोगे रेडियस जो है इसकी 1 है। ओके, अच्छा सर्कल का इक्वेशन होता क्या है, ये होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे r आपको पता है रेडियस, और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है वो h, k होता है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ x था तो h 0 है, यहाँ पे y स्क्वायर है यानी k 0 है, इसलिए मैंने सेंटर 0,0 लिख दिया, और रेडियस जो भी यहाँ आया 1 था तो 1 रेडियस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रही है और जिसका रेडियस 1 है। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन में दो केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा यूसीएम, दूसरा हो सकता है नॉन यूसीएम। यूसीएम क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, राइट। तो उसको चेक कर लेते एक बार, वेलोसिटी मीन्स dr/dt करते, बाद में मैं फिर से एक बार ट्रिक बताता हूँ। मैं काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर उसमें ये बता चुका हूँ। तो इफ़ आपको कैलकुलस में थोड़ा सा पता होगा तो ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और ये होता प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये हो जाता।
और इसकी मैग्नीट्यूड निकालने बैठते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर करते ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आपको दिख रहा है ओमेगा, इजंट इट ओमेगा इज कांस्टेंट, यस 100% कांस्टेंट है। तो यानी ये जो गिवन इक्वेशन, ये जो आर का इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए नेट क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए नेट क्या होता है, ए नेट वही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होता है। यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ मान लो है, पार्टिकल यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई, वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट टू पाथ ना, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू पाथ, याद रखेंगे, ठीक है। एंड इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, वो किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी, AC, ठीक है। इतना बेसिक आ गया मुझे। अच्छा, इसको देख के ही हम लोग आगे चल के फिर से मैं रिपीट कर दूँ, इसको देख के ही आप ये पूरा आंसर बोल सकते थे, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कैसे देखते हैं, देखो, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, नहीं, वेलोसिटी आर का परपेंडिकुलर है और एक्सेलेरेशन आर के एंटी पैरेलल है, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, मुझे समझा। अब ऑप्शन बी में चलते हैं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, यस, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये पार्ट राइट है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड, यस, देखो एक्सेलेरेशन यहाँ ऑरिजिन की तरफ है, ये सेंटर ही ऑरिजिन यहाँ पे ना, सेंटर कर दो यार, इसके क्वेश्चन में सेंटर ही ऑरिजिन है, तो ये राइट है, बी ऑप्शन। सी ऑब्वियसली देख लेते हैं, सी इज परपेंडिकुलर टू आर, राइट है ये पार्ट। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑरिजिन, नहीं, इट इज टुवर्ड्स ऑरिजिन, रॉन्ग हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, रॉन्ग है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एक्सेलेरेशन तो एंटी पैरेलल आर के, तो ऑप्शन बी राइट है। ओके, समझ में आया। अब समझो, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखा रहे, जैसे r इज इक्वल टू लिखा रहे a cos ओमेगा टी आई कैप एंड a sin ओमेगा टी जे कैप, या उल्टा a sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a cos ओमेगा टी जे कैप, ऐसा लिखा रहा। इसका मतलब आप समझ जाना, ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसकी जो सेंटर है ये 0,0 पे होगा, इसकी रेडियस जो होगी वो a होगी, ओके, और इसकी जो स्पीड होगी ये होगी ओमेगा, अंदर वाला जो दिख रहा है t का कोएफिशिएंट वो, और ये a, तो ओमेगा a होगी इसकी स्पीड। और ये कैसा मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, UCM को करेगा, और UCM में नेट एक्सेलेरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है, राइट। इतना इन्फॉर्मेशन बताया तो फटाफट देखते एक साथ आप सॉल्व कर सकते। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है, JEE मेंस में भी और मेडिकल में, तो मैं खुद ही लास्ट डे भी कर रहा था और आज 2 बार तो मेडिकल में आ गया। चलते 8th नंबर क्वेश्चन, क्या है ये, रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स द रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। ओके, V से आया और V से चला गया, है ना। वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल इज। अब यहाँ पे देखो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स होती है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ओके, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम होता क्या, मास इंटू वेलोसिटी, तो आप कहेंगे मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये ऐसा हो जाता। तो इम्पल्स निकालना है तो मास तो आप लोगों को m लिख दिया, अब v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, राइट, सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा, अब इसको बहुत तरह से कर सकता हूँ, बहुत तरह से, एक तरह से करना सिखाता हूँ। देखो वेलोसिटी मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ये मेरा v इनिशियल था, और ये मेरा, ये देखो ये वाला लाइन जो है v फाइनल है, राइट। अब देखो ये 120 होगा, ये कितनी होगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो v फाइनल और v इनिशियल में एंगल कितनी है, 60 डिग्री है। तो आप इसको डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1 करते, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखते तो क्या लिखते, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ v1 भी v है तो v का स्क्वायर, v2 भी v है, v स्क्वायर माइनस 2v1 v स्क्वायर कॉस थीटा। तो v1 v2 में एंगल कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। यहाँ देखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है, माइनस v स्क्वायर, ये दिख रहा है v हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आई बात है ना। 8th में ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो मैंने चेंज इन मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे ये लिखना है, बस सिंपल है। इम्पल्स क्या हो जाता है, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, मुझे इम्पल्स की मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड लिख दिया, राइट। तो मेरा काम यहीं से चल गया।
तो ये एम वी हो गया। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेक्टोरियली पूछा तो वेक्टोरियली आप कंपोनेंट निकाल के कर ही सकते थे, राइट। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 9? बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द वुड ऑफ मास ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड लाइट इन द ओके लेंथ है। ओके, सिचुएशन ये थोड़ा सा मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो आपको वर्क एनर्जी पावर में हम लोग जनरली पढ़ाते हैं। ये भाई साहब ने यहाँ क्यों दे दिया मुझे समझ में नहीं आया। ये ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे हमारा एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम्स और इसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 5 मीटर, ऐसा लिखा हुआ है। एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फॉर्म्स टू राइज, अब इससे टकरा के इससे पास कर जा रहा है, ठीक है। बुलेट का मास तो 10 ग्राम ही रहा और ये इसकी वेलोसिटी ये पता करनी है अपने को। ऐसा दिखा है कि इसके जब देखो इससे टकरा के बाहर जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन वो वी डैश आ गई, इसके कारण ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, राइट, सर्कुलर मोशन में जाएगा। इन्होंने क्या कहा है कि सर्कुलर मोशन में तो गया और वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, राइट। आप रोक के इसको पढ़ लो, यानी यहाँ पे पहुँचा होगा और ये जो हाइट हुई है ये हाइट इसकी कहा दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, इतनी ऊपर गया और जाके रुक गया, मतलब यहाँ पे वी डबल डैश जो है 0 हो गया, राइट। तो आपको पता करना है बुलेट का वेलोसिटी आफ्टर इट इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लॉक। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको आ गया, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ गई, राइट। तो फर्स्ट मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लूँ। मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक का देखो इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गया और ये एच हाइट है जो कि 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने वी डैश लिख दी और वी डबल डैश 0 हो गया। तो आप क्या लिखते हो, काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है इस केस में, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती। मान लो इसी को आपने रेफरेंस लेवल ले लिया है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 लिख लेते हैं और एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, प्लस एम जी एच, राइट, ये लिखते हैं। ओके, अब देखो फाइनल पोजीशन पे जब यहाँ पे पहुँचा मेरे हिसाब से 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस एम जी एच, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ गई मुझे √2GH। ओके, अब लिख लेते हैं 2G की वैल्यू मान लो 10 लिख लेते हैं और H की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 1/10 मीटर, ये होगी √2, वी डैश की वैल्यू √2 या 1.4 आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टकराने के बाद ये बुलेट से टकरा के इमर्ज हुआ तो इसकी वेलोसिटी वी डैश हो गई थी, मतलब 1.4 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस बुलेट और ब्लॉक को सिस्टम मान के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मेरा सिस्टम क्या है, सिस्टम है बुलेट प्लस ब्लॉक। तो ये क्या कहता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल देखते हैं, इनिशियल बुलेट का मास कितना है 1/100 kg लिख दूँ इंटू 400, और ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, उसकी लीनियर मोमेंटम 0 है। फाइनली बुलेट का जो लीनियर मोमेंटम होता है मास कितनी है 1/100 और वेलोसिटी पता नहीं है, वी यही निकालना है प्लस, और इसकी लीनियर मोमेंटम क्या होती है 2 इंटू वी डैश, और वी डैश कितना आया मुझे 1.4 आया, राइट। इतना समझ में। अब आगे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 4 है इज इक्वल टू v/100 प्लस 2.8, इसको इधर ले जाओ, v/100 इज इक्वल टू 1.2, तो v इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है। आई गेस सी ऑप्शन दिख रहा है। देखो इसको कैसे 2 स्टेप में मैंने सॉल्व किया, स्टेप 1 और ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 में क्या किया कि मान लो टकरा के बाहर आया, तो बाद में टकराने के बाद इस 2 kg की वेलोसिटी वी डैश आई, जिसके कारण ये यहाँ से आ गया। तो मैंने इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, ताकि टकराने के बाद 2 kg की वेलोसिटी पता चल गई वी डैश, है ना।
अब मैंने क्या किया, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाया कि इसका कॉलिजन होने से पहले इसकी वेलोसिटी ये थी, मास ये था, और ये 2 kg था, ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों का ऐड कर दिया, और फाइनली क्या हुआ, वेलोसिटी v आ गई बुलेट में, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, जस्ट टकराने के बाद v डैश आ गई थी जो निकाल लिया था। इस तरह से 2 स्टेप में इक्वेशन सॉल्व हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रॉपर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन मुझे मिला। ABC 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface, very important. A force of 14 Newton is applied on 4 kg. Okay, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये 4 kg, फिर ये भाई साहब है B कितनी है 2 kg की, और ये 1 kg के, सब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब देखो राइट साइड से आप धक्का दे रहे हो, इजंट इट, ये तीनों एक साथ चलता है ना, तीनों एक साथ चलता, इनको तीनों की कॉमन एक्सलेशन AC लिख दिया, तो आप क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इन तीनों पे, एक्सटर्नल फोर्स क्या है आप जानते हो, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन, राइट। इन तीनों को आप सिस्टम मान लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही एक्सटर्नल फोर्स है 14 न्यूटन। अच्छा, 4 न्यूटन जो 2 न्यूटन पे फोर्स लगाएगा, या 2 न्यूटन जो 4 न्यूटन पे फोर्स लगाएगा, वो इस केस में इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम किसको मान लिया है, सिस्टम तीनों को मान लिया, 4 + 2 + 1, तीनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिया, तो इनका आपस का फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा, राइट। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं। ये 14 है, मास ऑफ सिस्टम 4 + 2 + 1 7 × A, तो तीनों का एक्सलेशन मुझे पता चल गया, तीनों सेम एक्सलेशन चल रहे हैं 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। अपने को पता करना कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब A ये है और B ये है, तो मैं A ले लेता हूँ, ये 4 है। अब A को गौर से देखो तो राइट साइड में इसमें 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट, ठीक है, और इसकी एक्सलेशन जो है राइट साइड में अभी जस्ट निकाला 2 मीटर/सेकंड, हर एक की एक्सलेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। ऑब्वियसली जो 2 होगा वो इस पे फोर्स जो है पीछे की तरफ लगा रहा होगा, है ना। अब देखो राइट साइड में फोर्स लग रहा है, जिधर सॉरी राइट साइड में एक्सलेशन है, जिधर एक्सलेशन होती है हमारी आदत होती है उधर की फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं, तो आप इसको 14 - FC लिख देते इज इक्वल टू मास 4 × 2, तो यहाँ से FC आपको 14 - 8 मीन्स 6 न्यूटन दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, B, 10th का आंसर B लिख देते हैं, 10th का आंसर B। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। क्या है भाई, ब्लॉक A ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, a light string connected to it passes over a frictionless pulley to edge of a table and from its other end another block of mass m2 is okay। चलो पहले आप देखो डायग्राम में बना लेते हैं। ये पुली है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक m1 मास है, राइट, और इधर जो है एक m2 मास है। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया हुआ है, ओके। ब्लॉक A इज स्लाइडिंग ऑन टेबल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अब आपको यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी। अब आप थोड़ा बहुत जानते होंगे जितने एक्सलेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सलेशन से ये लेफ्ट में आएगा, राइट। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक मैंने पहले बेसिक से मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो ये ब्लॉक जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा F के, और आपको पता होगा इस केस में नॉर्मल m1g हो जाएगा, तो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, तो म्यू के mg हो जाता है। इस ब्लॉक पे देखो टेंशन किधर लग रहा होगा, लेफ्ट में लग रहा होगा। ब्लॉक m1 पे इफ इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, जिधर एक्सलेशन उधर पॉजिटिव फोर्स, तो आप लिखते T माइनस म्यू के mg इज इक्वल टू म्यू के m1g, ये m1 है, m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं 2 पे। इसमें देखो m2g नीचे फोर्स लग रहा है और टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है ना, और एक्सलेशन नीचे, जिधर एक्सलेशन वो फोर्स पॉजिटिव, तो मैं लिखता है इसमें m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टेंशन की वैल्यू, राइट। टेंशन को कट नहीं करना है, यानी एक्सलेशन वाले पार्ट को कट कर लो, तो पहले वाले को m2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को m1, अब तो मैथ्स हो गया, राइट। तो मेरा हो जाता है m2t माइनस म्यू के m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2a। ये सब मन में भी कर सकते हो, मुझे दिखाना इसलिए कर रहा हूँ। m1 m2g माइनस m1t
इज इक्वल टू M1 M2A। अब माइनस कर लो इसको, ये माइनस होता है प्लस होता है माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो टी को एक साथ करो, टी क्या हो जाता है M1 प्लस M2, इन दोनों माइनस को लेफ्ट साइड ले जाते तो क्या हो जाता है M1 M2G 1 प्लस म्यू के। यहाँ से मुझे टी की वैल्यू आ गई। नाउ टी इज व्हाट M1 M2G इंटू 1 प्लस म्यू के अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा आंसर। चेक करते हैं क्या हमारा कोई आंसर M1 M2G 1 प्लस ये सी। तो 11 का आंसर मुझे दिख रहा है सी। ओके, सिंपल कैसे करना है, बेसिकली ये दोनों इक्वेशन लिखने आना चाहिए आपको। उसके बाद तो बेसिक मैथ्स है जो 10th लेवल में आप करते हैं। चलो बात आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई 12th नंबर क्वेश्चन, प्लैंक विद द बॉक्स ऑन इट at one end is gradually raised about other end as the angle of inclination becomes horizontal, inclination with the horizontal reaches 30 degree। ओके, जब ये 30 डिग्री होता है जस्ट चलना स्टार्ट करता है। तो ये तो मैं डायरेक्ट इफ याद लिखूँ, याद होगा आपको म्यूएस जो होता है इस केस में tan 30 डिग्री हो जाता है। tan 30 मतलब 1/√3। ओके, ये म्यूएस की वैल्यू हो गई। अब उसी में छोड़ दो, एक बार चलना हो जाएगा। बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अच्छा, अब जब ये 30 डिग्री पे पहुंचा तो वो चलना स्टार्ट कर दिया था, तो नीचे चला था 4 मीटर, कितने सेकंड में? इन्होंने कहा 4 सेकंड में चला है। स्टार्टिंग में रेस्ट में था। तो आपको म्यू के और म्यू एस पता करना। म्यू एस तो ऑलरेडी पता कर लिया 1/√3। अच्छा, 1/√3 की वैल्यू निकाल सकते हो 1/1.732। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको आएगा 0.58। अब 0.58 तो कहीं दिखा नहीं, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.6 लिख दूँगा। तो देखो इसको सीक्वेंस को देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहले लिखा, काइनेटिक के बाद में, तो 0.6 तो होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। पर हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो म्यू के होता है वो म्यू से थोड़ा कम होना चाहिए, है ना। तो 12th का आंसर यहीं पे मैं टिक कर दूंगा बी, सोचूंगा ही नहीं। डी नहीं होगा, देखो 0.4 तो हो रहा है, या तो मेरा कन्फ्यूजन ए और बी में है। अब ये 0.6 आया तो 0.6 से तो कम होना ही होना है, हमारा बी आंसर हो जाता यहीं पे। लेकिन हम लोग निकाल के देखते हैं इन्होंने काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोला है। अब देखो इस डेटा को ध्यान से देखो, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, राइट। S कितनी है 4 मीटर, U कितनी थी 0 थी, ये 0 हो जाता, इज इक्वल टू हाफ ए, और कितना सेकेंड था 4 सेकेंड, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिख रहा है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सलेशन इस ब्लॉक का जो रहा है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये 30 डिग्री थी, राइट। यहाँ पे मेरा ब्लॉक है मास m का, तो इस पे इधर की तरफ मैं डायरेक्ट लिखूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख देता हूँ। इधर की तरफ जो फोर्स होता वो होता mg sin थीटा, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता, और काइनेटिक फ्रिक्शन इफ आपको पता होगा म्यू के mg sin थीटा होता है, सॉरी cos थीटा होता है, राइट। और एक्सलेशन इसकी आगे होती है, राइट। कैन आई राइट mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, राइट। m से m कैंसिल कर दो सब जगह, राइट। तो यहाँ से मुझे दिखता म्यू के जी कॉस थीटा, लेफ्ट में ले आते तो ये हो जाता जी साइन थीटा माइनस ए। तो म्यू के की जो वैल्यू दिखती है मुझे वो जी कॉस थीटा, इधर ले लो, जी कैंसिल, ये टैन थीटा माइनस ए अपॉन जी कॉस थीटा होता है। ऑलरेडी आप जानते हो टैन थीटा 0.6 है, तो उससे थोड़ा कम होता है, यहाँ भी दिख रहा है आपको, है ना। अब हम लोगों को कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है। म्यू ये हो जाता 1/√3, अब माइनस ए की वैल्यू आ गई हाफ, जी की वैल्यू का 10, और cos 30 यहाँ पर रख लो। cos 30 मतलब 1√3/2, 3/2। अब घर पे बैठ के इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आ जाएगा, ओके। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो मेडिकल में बार बार आपको एक जगह दिया जा रहा है जिससे आप थोड़ा कैलकुलेशन करके पूरा आंसर ले आ सकते हो, और इसका इंपॉर्टेंस भी है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में अभी मेडिकल में 1 क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट मिलता है, राइट। तो थोड़ा सा ट्रिकी ब्रेन तो होना ही चाहिए।
ना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 फोर्स गिवन है आपको और एक्टिंग एट अ पॉइंट जिसकी आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन इज कंजर्व्ड. अब आप ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर से ये क्वेश्चन को मुझे रखना चाहिए था रोटेशन में. आई एम फॉलोइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक, उसमें जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे मैं कर दे रहा हूँ. तो आप समझो कि आपको ऑरिजिन के हिसाब से इफ़ आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन करना है, तो ये कब हो सकता है? जब अबाउट ऑरिजिन नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0, तभी हो सकता है. राइट. अच्छा, ऑरिजिन मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है और इस पर कोई फोर्स F कहीं लग रहा है और इसकी पोजीशन वेक्टर R है और ये F फोर्स है. तो आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F होता है. आप R क्रॉस F करो और इसको इक्वल टू 0 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. R क्या है? देखो R गिवन है हमारे पास. R गिवन है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप. राइट. क्रॉस F भी गिवन है मुझे अल्फा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. और बस ये अल्फा जो है हमारा विलन है, अल्फा विलन है. राइट. मतलब I में अल्फा आ रहा है तो मैं देखो थोड़ा शॉर्टकट कर लेता हूँ. i करोगे तो k आ जाता है. राइट. मतलब 2i कैप क्रॉस 3j कैप करते हैं तो क्या होता है? 6k कैप हो जाता है. राइट. अब देखो माइनस 6j कैप अल्फा करते तो माइनस 6 अल्फा पहले लिख लो, माइनस 6 अल्फा. राइट. और j कैप क्रॉस i कैप क्या होता है? माइनस k कैप होता है. ऑब्वियसली k कैप वाला इफ़ ये नल वेक्टर है, टॉर्क नल वेक्टर है, तो k कैप वाला भी 0 ये 0 होना चाहिए. तो मैं क्या लिखता? ये देखो 6k कैप प्लस 6 अल्फा k कैप इज इक्वल टू 0. इजंट इट अल्फा इज -1? यहीं से दिख रहा है अल्फा ही -1. तो मुझे पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी. आई कैप वाला लिया, आई कैप जे कैप ले लेते या आई कैप के. देखो यहाँ से आई के 2i कैप 6k कैप इसको क्रॉस करते और 12 कैप अल्फा जे कैप आई कैप करते. इससे भी आपको ये आंसर तुरंत आ जाता. पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करने की फिर से ज़रूरत नहीं थी. ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता. ओके. चलिए ये भी लॉज ऑफ मोशन में नहीं देना चाहिए लेकिन चलो ठीक है, अब चलता है. ऐसे आप लोग तो रिवीजन कर रहे हो तो आपको तो आना ही चाहिए. नाउ 14th क्वेश्चन. सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m1 m2 m3. ओके. स्ट्रिंग ओवर अ पुली, द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 इन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. राइट. इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू गिवन है. तो पुली इज फ्रिक्शनलेस नेग्लिजिबल मास, मतलब रोटेशन नहीं है, लॉज ऑफ मोशन है. द डाउनवर्ड एक्सलेशन ऑफ m1 इज, आपको एक्सलेशन निकालना है. तो मैं थोड़ा डायग्राम आपको बना देता हूँ इसका. सबकी मास बराबर है. ये मास m है, दूसरा जो है इसकी भी मास m है. यहाँ पे भाई साहब मेरी पुली है और यहाँ पे तीसरा मास जो m है. अब आप जानते हो ये सरफेस पे रखा है जो फ्रिक्शन वाला सरफेस है. ओके. अब इस केस में जानते हो कि तीनों के एक्सलेशन सेम होगी. इफ चल रहा होगा तो तीनों सेम एक्सलेशन से चल रहा होगा. राइट. सेम एक्सलेशन चल रहा होगा. सिंपल. अब देखो ये जो रोटेटिंग सिस्टम होता है उसको ट्रिकी वे में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. कैसे देखते हैं? पहले देखो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आगे एक्सलेट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगता है. वो क्या होता है? म्यू के इंटू एन. एन क्या है? mg है. इस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगता है, म्यू के mg. इस पर देखो, इस पर एक फोर्स mg नीचे लगता. टेंशन लग रहा है, टेंशन को मैं भूल जा रहा हूँ. इन सबको आप सीधा कर दो, तीनों को क्या कर दो? सीधा कर दो. राइट. मैं ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आपको. दूसरा, ये तीसरा मास है. इस पर देखो mg लेफ्ट में लग रहा है, इस पे म्यू के mg पीछे लग रहा है, इस पे भी म्यू के mg पीछे लग रहा है. ठीक है. और तीनों के एक्सेलरेशन ए है. तो तीनों का नेट फोर्स क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स mg, ये और ये. इफ तीनों को बॉडी मान लोगे टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा. राइट. तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन. राइट. तो एफ नेट कितनी हो जाती है? mg माइनस 2 म्यू के mg पीछे है. तो मास ऑफ सिस्टम 3m हो गया, तीनों का मास मिला लो, इंटू ए. राइट. तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए. यहाँ से साफ दिख रहा है ए आ जाता. यहाँ से 3m से डिवाइड करते
राइट। तो सॉरी, ये हो जाता mg कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाता 1 माइनस 2 म्यू के अपॉन 3m। तो m से m कैंसिल हो जाता, हमारा हो जाता g/3 1 माइनस 2 म्यू के। तो ये सी ऑप्शन मुझे राइट दिख रहा है, राइट। ऐसा ये हुआ तरीका जल्दी सॉल्व करने का। और इफ़ आपको जल्दी से सॉल्व नहीं करना है तो क्या करना है मैं समझाता हूँ आपको। सॉरी, तो आप क्या करते, बहुत सारे इक्वेशन लिखने पड़ जाते हैं आपको, और वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते ही ऐसा है। तो क्या करने का, ये m है। अब देखो इस पर क्या लग रहा होगा, टेंशन t, mg नीचे और इसकी एक्सेलेरेशन a। इसके इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, पहला इक्वेशन। अब इस वाले मास में देखो, इसमें टेंशन T1, इसको T1 लिखूंगा, ये T1 है, ठीक है, T1 है। और पीछे की तरफ ये जो टेंशन है ये T2 लग रहा होगा, और इस पे पीछे की तरफ लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के mg, और इसकी एक्सेलेरेशन राइट में, तो इस सॉरी लेफ्ट में, इफ लेफ्ट में एक्सेलेरेशन है, लेफ्ट का फोर्स पॉजिटिव, मैं लिखता T1 माइनस T2 माइनस म्यू के mg इज इक्वल टू ma। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। थर्ड इक्वेशन देखते हैं इसमें, इस वाले थर्ड वाले मास पे देखो T2 किधर लगता, लेफ्ट में लगता, और इस पे म्यू के mg पीछे लगता, और इसकी एक्सेलेरेशन भी लेफ्ट में हो रही है, तो लेफ्ट का फोर्स पॉजिटिव, आप लिखते हैं T2 माइनस म्यू के mg इज इक्वल टू ma। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब तीनों को ऐड करो, देखो T1, ये वाला T1 इससे कैंसिल हो जाता, ये वाला T2 इससे कैंसिल हो, लेफ्ट साइड में बचता क्या, mg माइनस 2 म्यू के mg, और राइट साइड में क्या बढ़ता 3m इंटू a। देखो सेम आ गया ना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा सीधा करके तुरंत भी सॉल्व कर सकते, या पूरा करना चाहिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो हमारा आंसर आ चुका है, सी था हमारा आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, 14th हो गया हमारा सी। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। फोर्स ऑफ ऑन ए पार्टिकुलर मास m इंडिकेटेड फोर्स टाइम ग्राफ ऐसा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकुलर ओवर टाइम इंटरवल दिस मच, है ना। तो आप इफ याद होगा, इफ आप एफ एवरेज की बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता था, राइट। इसी को आप इंटीग्रेट करते डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी लिख देते, राइट। इंटीग्रेशन एफ फोर्स वेक्टर है, राइट। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, और ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। आप इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व, राइट। चलो अब आप जानते हो कि एक्स एक्सिस से ऊपर की जो एरिया होती, ये वाली एरिया एंड ये वाली एरिया, इसको आप पॉजिटिव लेते, पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव लेते, और नीचे वाली जो एरिया होती इसको नेगेटिव लेते। ये आप पहले से पढ़े होंगे, आप काइनेमेटिक्स से शुरू करते हो और एक चैप्टर में आ जाता है, राइट। तो मुझे अब चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो एरिया निकालना है। पहला क्या ट्राइंगल दिख रहा है, हाफ, उसकी बेस दिख रही है 2 और उसकी हाइट दिख रही है 6। दूसरा जो ऊपर में है वो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उसकी बेस दिख रही है 4 से 8 के बीच में 4 और ऊपर दिख रहा है 3, राइट। नीचे वाला माइनस लिख देता हूँ, उसकी बेस 2 और 4 है तो 2, और जो ये 3, ठीक है। ये कितनी होगी 6 + 12 - 6 मतलब 12, ओके। अब यूनिट लिखना हो तो kg मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, या न्यूटन सेकेंड लिख लेते। देखो न्यूटन सेकेंड भी इसके ऐसा ही, न्यूटन सेकेंड, तो 12 न्यूटन सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए सी। तो 15th का आंसर हो जाता है मेरा सी, ओके। यहाँ पे सीखा क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इम्पल्स एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी एंड दैट इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16. Balloon of mass m is descending down with an acceleration of a and which acceleration is less than g. Okay. जैसे मान लो ये मेरा बलून है, इसकी एक्सेलेरेशन a है विच इज़ लेस देन g। तो इस बलून का सपोज मास m है, तो इस पर एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और इफ़ मान लो कोई दूसरा फोर्स नहीं होता तो ये एक्सेलेरेशन g होनी चाहिए। इसका मतलब इसके ऊपर में एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा F0 ऊपर, ओके। और इसकी एक्सेलेरेशन ये, इक्वेशन क्या लिखो, नीचे एक्सेलेरेशन है तो नीचे का फोर्स पॉजिटिव, ऊपर का नेगेटिव, तो मैं लिख देता mg माइनस F0 इज इक्वल टू ma। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उन्होंने कहा हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ओके। तो इसका मास कितने से कम कर दो,
अभी मान लो मास m डैश है, तो उसको मैं लिखता हूँ m माइनस डेल्टा एम, इस क्वेश्चन का आंसर m डेल्टा m हो जाता है। तो इसकी एक्सलेशन जो है ऊपर की तरफ a हो जाती है। अभी भी एयर रेजिस्टेंस एफ नॉट लग रहा होता, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होता, m माइनस डेल्टा एम इंटू जी, ये लग रहा होता। अभी इक्वेशन क्या लिखता, ऊपर की तरफ एक्सलेशन है तो ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, मैं लिखता एफ नॉट माइनस m माइनस डेल्टा एम इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा एम इंटू ए, राइट। इसको थोड़ा फैला लेते हैं तो ये हो जाता है एफ नॉट माइनस एम जी प्लस डेल्टा एम जी इज इक्वल टू एम ए माइनस डेल्टा एम ए, और मुझे निकालना क्या है, डेल्टा एम की वैल्यू, राइट। चलो तो कर लेते हैं। ये एफ नॉट मेरा अननोन है, तो यहाँ से पहले ही क्वेश्चन से एफ नॉट निकालते तो क्या आता है, एम जी माइनस एम ए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एम जी माइनस एम ए एफ नॉट को, पहले इक्वेशन, राइट। माइनस एम जी और एम ए को लेफ्ट में ले आते तो माइनस एम ए, डेल्टा एम जी को पीछे ले जाते तो माइनस डेल्टा एम ए प्लस जी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा एम आ गया मेरा। यहाँ से देखो ये एम जी से ये एम जी कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, माइनस टू एम ए, राइट साइड में दिख रहा है माइनस डेल्टा एम इंटू ए प्लस जी, आ गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, डेल्टा एम क्या हो जाता है मेरा, टू एम ए अपॉन ए प्लस जी, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, ए दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन, राइट। 16 का मेरा ए आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपका ना, सिंपल इक्वेशन था। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे हिंट दे दिया था कि नीचे की तरफ एक्सलेशन जी से कम है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा। बलून पे कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन है। 3 blocks of mass m, 2m and 3m are connected by string, दिख रहा है डायग्राम में आपको। After an upward force of F is applied on the block of mass m, the masses move upward with the constant speed। मतलब तीनों की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, सबकी स्पीड कांस्टेंट, यानी सबका एक्सलेशन क्या होगा, 0। 2m का भी एक्सलेशन 0 होगा, इसका भी एक्सलेशन 0 होगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो पूछा एफ नेट ऑन 2m, आप क्या लिखते, मास ऑफ 2m मतलब 2m इंटू एक्सलेशन ऑफ 2m, और एक्सलेशन ऑफ 2m क्या होगा, 0। इफ ये एक्सलेशन 2m इफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब उसकी एक्सलेशन 0 है, तो नेट फोर्स ऑन 2m क्या होता है, 0 होता। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। ओके, आई होप समझा। ये ज़्यादा टीवी लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन है द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough. The block is starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. Okay, डायग्राम बना देता हूँ मैं, देखो इसको लॉज ऑफ मोशन से ज़्यादा आसान है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कीजिए। थीटा है, इसका जो आधा पार्ट है, मान लो ये एल पार्ट था, ये एल पार्ट है, ये स्मूथ है, मतलब यहाँ पे म्यू 0 है, और ये रफ है, यहाँ पे म्यू है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल जो चली, यहाँ ब्लॉक चला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नीचे आते आते तक इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता करना है म्यू की वैल्यू, जो कि नीचे वाले में म्यू लग रहा है वो। ओके, अब यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो बहुत मज़ेदार होगा आपको। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। अब देखो ये जो मास है ऊपर से नीचे तक आ रहा है, राइट, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो आप देखो इस पर एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, दूसरा लग रहा होगा mg फोर्स, और तीसरी लग रही होगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ये तीनों फोर्स लग रहा होगा, राइट। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, 0। क्यों, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो एंगल कितनी हो रही है, 90 डिग्री। जब दो फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसका वर्क डन क्या होता है, 0। तो कैन आई राइट वर्क डन बाय, मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नॉर्मल ऑन ब्लॉक इज 0। अब निकालते हैं वर्क डन बाय mg ऑन ब्लॉक। तो यहाँ से चल के बेचारा यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो हाइट कितनी ट्रेवल किया है, ये इतनी किया है, ये 12 है और ये थीटा है, तो हाइट कितनी हो जाती, हाइट जो ट्रेवल करता वो हो जाता 12 sin थीटा।
और नीचे आ रहा है तो आप जानते हैं यहाँ पे प्लस एम जी और हाइट लिखते हैं। हाइट क्या जाता है 12 sin थीटा, ये आपको पता है। तो ये होगी वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। तीसरा बचा क्या, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आप जानते हो ये इधर लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही होगी, राइट। तो आप वर्क डन जानते हो क्या लिखते हैं, माइनस एफ के इंटू एस, है ना। आप जानते हो एफ डॉट एस होता है, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 माइनस में हो जाता है, माइनस आप एफ के जानते हो क्या होता है, एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू एस, एस कितनी है, यहाँ एल है, ओके। ये हो गया वर्क डन बाय ये। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूँ, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। इनिशियली भी रुका हुआ था जीरो, फाइनली भी रुका हुआ है तो जीरो। ऑल वर्क डन क्या है, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है। ग्रेविटी का वर्क डन है एम जी इंटू 12 साइन थीटा, और इसका वर्क डन है माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ गौर से देखो, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, एम जी और एल, एम जी एल कॉमन लेके लेफ्ट राइट साइड में ले जाओ जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल लिख लेते हैं, तो म्यू के की वैल्यू आपको दिख रही है 2 tan थीटा, है ना, तो हमारा जाता 2 tan थीटा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से कीजिए, लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स से करने बैठेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, ओके। सो ऑब्वियसली नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करने की कोशिश करें इसे, ओके। आई होप आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्या है भाई 19 क्वेश्चन, एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, ओके। 3 पार्ट में बांट देता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो जो होते हैं वो राइट एंगल पे जाता है, मतलब एक ऐसे बना लेता हूँ, दूसरा ये, मान लो एक ऊपर जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है, लेट मान लिया राइट एंगल। फर्स्ट पार्ट मान लो ये 1 kg वाला फर्स्ट पार्ट है, मूव्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। द सेकेंड पार्ट जिसकी मास 2 kg है, मूव्स विद 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। थर्ड पार्ट जो है उसकी स्पीड दी हुई है, थर्ड पार्ट है ना, द इफ थर्ड पार्ट फ्लाइज विद द 4 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट का, और इसका मास भी नहीं दिया हुआ है, और इसकी मास निकाली। अब जानते हैं जो एक्सप्लोजन होता है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, तो उसमें एफ एक्सटर्नल जो होता है जीरो होता है, और जब भी एफ एक्सटर्नल जीरो होता है आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली बॉम्ब रुका हुआ था, पी इनिशियल जीरो है, तो पी फाइनल भी जीरो होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं पी फाइनल जीरो होने का मतलब क्या है। इस वाले को देखो, 1 ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर को जे कैप लिख दूँ तो मास लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, 1 इंटू 12 मतलब 12 जे कैप हो जाता है। ये 2 देखो और राइट में जा रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 और मीटर पर सेकेंड 8 जो है वो आई कैप लिख सकता हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन में हो जा रहा है, राइट। और तीसरा जो है मास m है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर नहीं पता है, तो मैंने वेक्टर लिख दिया। 4 जो है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ओके, दैट शुड बी 0, राइट। यहाँ से मुझे mv पता चल जाएगा, mv विल बी इक्वल टू -16 आई कैप एंड -12 जे कैप, ये पता चल गया मुझे यहाँ से, ठीक है। ये उसकी लीनियर मोमेंटम पता चल गई कि भाई इसकी लीनियर मोमेंटम ये होगी। क्लियर आपको यहाँ तक समझ में आया? इफ़ मुझे लीनियर मोमेंटम पता चल गया है तो आप जानते हो इस लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। इस लीनियर मोमेंटम जो नेक्स्ट की है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये जो 256, ये 420 हो जाता है। और आप जानते हो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या लिखा हुआ, मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20। तो आप मास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन गिवन है 4 इज इक्वल 20, तो मास हो जाती है 5। आप जानते हो सब ऐसा ही में रखा है तो आप 5 kg लिख दो, तो आंसर हो जाता है बी, राइट। अब देखो लीनियर मोमेंटम कभी कभी लॉज ऑफ मोशन में लोग पढ़ा लेते हैं और कभी कभी इसे हम लोग सेंट्रल मास में पढ़ाते हैं, तो अपनी जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे कर लेंगे। अपने को क्वेश्चन रिवीजन करने से मतलब है प्रीवियस ईयर का। नाउ विल गो टू 20th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द 20th नंबर क्वेश्चन? कार ऑफ मास 100 kg नेगोशिएट अ बैंक्ड curve of 90 meter on a frictionless road. Okay. If banking is 45 degree, speed of car पता करना है। Okay, सही है।
चलो बैंकिंग है और ये एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पे बैंकिंग में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे कार पास कर रही है। उस कार का मास है 1000 kg मास। तो और ये सर्कल का रेडियस भी गिवन है 90 मीटर दिया हुआ है आपको, राइट। और ये आसानी से क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। आसानी से क्रॉस कर जाने का मतलब क्या होगा ये समझते हैं। अब आप देखो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं आप, mg sin थीटा लिखते हैं, राइट। यहाँ पे देखो सर्कल के बाहर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं mv²/r, है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होती, इसका ये कंपोनेंट क्या होता, mv²/r cos थीटा। अब आप जानते हो, अब इफ़ आपको पता हो तो फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन का कोई कोएफिशिएंट आएगा नहीं। इफ़ ये आसानी से जा रहा है बिना स्लाइडिंग के तो ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो mg sin थीटा। अब देखो मैं हमेशा जो बैंकिंग वाले जो क्वेश्चन है मैं अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर इंक्लाइन जैसा सॉल्व कर रहा हूँ, ये याद रखना आपको, है ना। और ऐसे भी एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे स्फीयर वाले भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप सॉल्व कर सकते हो, इंक्लाइन जैसा ही हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू mv²/r cos थीटा। बहुत सारे बच्चों को तो ये सब रिजल्ट याद रखता है, कैंसिल हो गई। तो v की वैल्यू क्या दिख रही है, gr, और cos थीटा इधर जाता तो tan थीटा हो जाता रूट में। अब मुझे सब वैल्यू रखना है, g की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू दी हुई कितनी 90, tan थीटा tan 45 तो 1 ही होता है, तो अंडर रूट 900 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। सो 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड, बी। ओके, आई होप मैंने वैरायटी किया है, ठीक ठाक वैरायटी ली है। तो आई गेस लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट आपको इतने सारे क्वेश्चन लिए और मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। देखो आप गौर करोगे बैंक रोड को मैं ऐसे टैकल कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। किसी को याद है, ठीक है, v = √gr tan थीटा, ये तो 2 मिनट में तो निकल जाता है, राइट। 2 मिनट में नहीं, मतलब फ्यू सेकंड में निकल जाएगा इक्वेशन, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो, राइट। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इफ़ पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और मेरा जो एम है कि बच्चों को फ्री में अच्छे से जो एजुकेशन में पहुँचा सकता हूँ, मेरे जो लिमिटेड टाइम में अमाउंट दे सकता हूँ इसमें, राइट। तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हो। और इफ़ आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। आई विल कीप पुटिंग lectures at regular interval, so you will get benefited, okay। चलो, okay, bye bye।